Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss materials evaluation and how it is significant in syllabus adaptation and syllabus design. So materials evaluation is of course the teaching learning materials, and why do we need to do that? Because evaluation is a matter of judging the fitness of something for a particular purpose, and given a certain need and in the light of resources available, which out of a number of possibilities can represent the best solution. So in the case of syllabus design, we have to see what possibilities are out there. Possibilities का यहाँ क्या मतलब है कि what kind of resources are available for the certain grade and subject, what kind of books are available, और उनमें से कौन सी अपने जो है learners की needs के हिसाब से हम लोग select करें या किसी तरह से उनको adapt करें. Evaluation is then concerned with relative merit. Relative merit का क्यों उन्होंने जिक्र किया है? Absolute merit क्यों? क्योंकि there is no absolute good or bad. किसी situation में एक तरह का material फायदा देता है, किसी situation में दूसरी तरह का. So only degrees of fitness for the required purpose. तो हम ये determine कर सकते हैं कि हमारा जो given purpose objective है, उसके हिसाब से ये वाला material कितना डिग्रीज ऑफ फिटनेस का मतलब कितना उस पर पूरा उतरता है या कितना नहीं उतरता, ये एस्पेक्ट्स इसके काम के हैं, ये एस्पेक्ट्स इसके काम के नहीं हैं. इस हिसाब से हमारे पास एक ये मटेरियल्स एवेल्युएशन की चेकलिस्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हम सेट कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम अपनी चॉइसेस करते हैं सब्जेक्टिवली. यानी हम कहते हैं कि भाई हमें इस तरह के विजुअल्स चाहिए और उसमें ये फीचर्स हों. फिर हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं कि उस बुक में या उस मटेरियल में वो चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं, और इसकी बेसिस पे हम अपनी सिलेक्शन करते हैं. अगर हम बिल्कुल सब्जेक्टिव हो जाएं, उसमें ऑब्जेक्टिव हम क्राइटेरिया को डेवलप ना करें, तो उसका क्या है? द डेंजर इज दैट इफ सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर अलाउड टू इन्फ्लुएंस जजमेंट टू सून, इट मे ब्लाइंड यू टू द पॉसिबल यूजफुल ऑल्टरनेटिव्स. So if you are too subjective and you become too fixed in the kinds of materials you want, तो फिर आपकी एक तो flexibility खत्म हो जाती है, alternatives को आप उतना time या merit या अपनी तवज्जो नहीं देते, and maybe you miss out on some good materials which could be used for your course. ठीक है? So we can divide the evaluation process into 4 major steps. So the steps are defining the criteria. First, हमने criteria define करना है कि हम इस material या इस book को किस बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे. ओके, तो फॉर इंस्टेंस बच्चों की बुक है, हम कहते हैं कि बच्चों की बुक कलरफुल होनी चाहिए. कोई और ये भी कहेंगे कि नहीं जी, बच्चों की बुक कलरफुल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम पहले डिफाइन करेंगे कि हम क्राइटेरिया कौन सा ले रहे हैं, उसमें हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस क्या है. उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्टिवली उस बुक के हिसाब से जो है वो डिफाइन करेंगे, और फिर हम दोनों की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की मैचिंग कर देंगे, तो हमारी इवैल्यूएशन पूरी होगी. क्या मतलब? यानी अगर हमने कहा है कि हमारा क्राइटेरिया है विजुअल्स, बुक में विजुअल्स कैसे इस्तेमाल हुए हैं, तो हम उसमें अपना सब्जेक्टिव एनालिसिस दें कि हमारे हिसाब से एक बच्चों की बुक में विजुअल शुड बी वेरी कलरफुल एंड रियल तस्वीरें हों, ड्राइंग्स ना हो. ये मेरा सब्जेक्टिव एनालिसिस है. फिर ऑब्जेक्टिवली बुक में से देखें कि ये जो बुक मैंने कोई बाजार से खरीद के सिलेक्ट की है, इसमें तस्वीरें हैंड ड्रॉन हैं, कार्टून्स हैं, या रियल चीज़ों की तस्वीर है या नहीं है, उसको हम लिस्ट कर दें कि इतने चैप्टर्स में रियल तस्वीरें हैं, इतने चैप्टर्स में नहीं रियल तस्वीरें हैं, कार्टून्स या हैंड ड्रॉन चीजें हैं, या उसकी क्वालिटी पे कोई भी आप बात करें. तो ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो गया. फिर आप मैचिंग करें. मैचिंग ये कि जो मेरा पहले सब्जेक्टिव एनालिसिस था, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में वो चीजें मेरे उस विजन और मेरी ओपिनियन और मेरी चॉइस के साथ कितना मैच कर रही हैं, कितना नहीं, इसको हम टेबल फॉर्म में करेंगे. ठीक है, तो ये जब हम इसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. तो ये जो चीज़ मैंने आपको पहले खुद समझाई, अब यहाँ देख लें. डिफाइनिंग क्राइटेरिया, ऑन व्हाट बेसिस विल यू जज द मटेरियल. बाज लोग इसको भी कहेंगे जी पेपर बहुत फाइन होना चाहिए, बाज कहेंगे ओके पेपर डजंट मैटर, उसका मटेरियल अच्छा होना चाहिए. बाज कहते हैं जी प्रिंटिंग कलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बाज कहते हैं कि नो प्रिंटिंग कलर्स डोंट मैटर, लेकिन उसका कंटेंट जो है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो क्या किस बेसिस पे आप जज कर रहे हैं मटेरियल्स को? Which criteria will be more important? उसमें से पेपर की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, पेपर का जो है वो ग्रामेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या whatever. This is I'm simplifying it as much as I can for your people. Okay? तो subjective analysis में क्या डालेंगे? What realizations of criteria do you want in your course? कि आपने इस criteria के बारे में अपने किस तरह से उसको realize, उसको असल में किस तरह से देखना चाहते हैं. तो जो आपकी विश है वो यहाँ पे आएगी, या आपकी ओपिनियन या आपकी पर्सनल एक जजमेंट. फिर हाउ डज द मटेरियल बीइंग इवैल्यूएटेड रियलाइज द क्राइटेरिया.
उस क्राइटेरिया पे उस मटेरियल को, उसमें वो जो उसको रियलाइजेशन कैसे है, उसमें रियलिटी क्या है, उसमें वो चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट की गई हैं या मौजूद हैं। फिर हाउ फार डज द मैचिंग मैच योर नीड्स। अब इसमें ही देखें, फॉर इंस्टेंस अगर काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं, ये दो स्क्वायर्स उन्होंने बनाए हैं कि अगर इधर से आपने ये डिफाइन किया ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली आपकी ये थी, आप कहते हैं अच्छा जी ज्यादातर चीजें मैच कर रही हैं, ये चीजें नहीं मैच कर रही और ये चीजें नहीं मैच कर रही, तो कोई बात नहीं, हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर ये वाला डब्बा जो है जो सब्जेक्टिव से इधर आ रही है थोड़ा बाहर को निकला होता और बहुत कम ओवरलैप होता, तो उसका ये मतलब है कि बहुत कम मैचिंग है आपकी जो सब्जेक्टिव एनालिसिस है उसमें बहुत, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो आप उसको मटेरियल को रिजेक्ट कर देंगे या मे बी उसकी जगह उसमें कुछ आप चेंजेस जो हैं वो ले आएंगे. So you already have this handout. You can pause the video and read the handout too, but I am explaining the main points to you, so you don't have to, watch a very long video. So how do you do this? Subjective analysis on the left-hand side of the table, objective analysis on the right-hand side of the table. आप इस तरह से table बनाएंगे. Analysis of your course in terms of material requirement. आपके analysis, course analysis objective के हिसाब से आपने material requirement set करनी है. वो आप सब्जेक्टिवली वो सेट करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या करेंगे, आप वो चीज़ें लिखे हैं यहाँ पे, आप ये नहीं समझे कि यहाँ वो आप क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे और उसके हिसाब से अपना ऑडियंस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे. ओके, अब यहाँ पे आप चीज़ जहन में रखें कि ये जो सारे उन्होंने मेन हेडिंग्स है ना, ये पूरे आपके सिलेबस के हिसाब से उन्होंने दिए हुए हैं, खाली उस बुक के क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं दिए हुए. इसलिए आपको अपना जो सिलेबस डिज़ाइन प्रोसेस है उसमें मटेरियल्स इवैल्यूएशन से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और इसके जवाब आपने खुद से लिखने हैं. सो हु आर योर लर्नर्स, उनके एजेस क्या हैं, उनका सेक्स जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, स्पेशलिटी है कोई या ये जनरल सब्जेक्ट है, फिर उनकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश कैसी है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड्स कैसी हैं, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और इसको आप जो असली सिनेरियो है उसके हिसाब से इनके आंसर्स आप यहाँ लिख देंगे. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं पीजीडीटी ईएलटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो आपकी एजेस क्या होंगी वो मैं लिख दूँ जी, अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 22 to 25 मे बी 30, या मैं उसको और ब्रॉड कर दूँ, मैं कहूँ जी 21 to 30 एजेस. जेंडर आप सबका जो है यू आर ऑल फीमेल, नेशनैलिटी यू आर ऑल पाकिस्तानी, एंड स्टडी ऑफ स्पेशलिज्म आप सबका डिफरेंट थे, बैकग्राउंड्स आपके डिफरेंट थे, तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे कुछ साइंसेस से लोग हैं, कुछ आर्ट्स से हैं, कुछ मैथ्स कॉम से हैं, कुछ इंग्लिश से हैं, और फिर मुझे पता हो एग्जैक्टली कि कौन है. तो आपके लिए जो मटेरियल मैं चूज करूंगी दैट मे बी अ बिट डिफरेंट, कि अगर मुझे वो मटेरियल जो है सारी की सारी अगर इंग्लिश की स्टूडेंट्स होती या टीसॉल के स्टूडेंट्स होती या ईएलटी के स्टूडेंट्स होती, उनको मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाती. अब डिफरेंट एरियाज से आने वाले लोगों को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से मटेरियल चूज करूंगी या मटेरियल डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगी. ठीक है, पहले आपने ऑडियंस डिफाइन करना है. आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी जो ग्रेड की बुक आपने सेलेक्ट की हुई है, अपने अब फाइनल असाइनमेंट को अपनी जहन में रखिए. सो आपने जो ग्रेड की बुक चूज की है, फॉर इंस्टेंस आपकी ग्रेड 5 की बुक है, तो उन बच्चों की एजेस क्या होती हैं, 11 या 10 होती हैं. दे कैन बी अ फादर जेंडर, नेशनैलिटी आप पाकिस्तानियों के लिए कर रही हैं, यस. अब आप लोगों ने देखना है अपने स्कूल के सिनारियो में, क्या वो पब्लिक सेक्टर स्कूल में बुक लगी हुई है, तो आपके ऑडियंस जो है वो पब्लिक सेक्टर के बच्चे हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, और इस तरह से आपने जितनी चीजें आप जवाब दे सकें, बच्चों की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इसको थोड़ा सा आपको हाइपोथेटिकल करना पड़ेगा. जो एक्चुअल टीचिंग नहीं कर रही, जो एक्चुअल टीचिंग कर रही हैं आप अपने एक्चुअल स्टूडेंट्स को ले लें कि ये किधर किस बैकग्राउंड से ये बच्चे आ रहे हैं और बच्चों के इंटरेस्ट क्या हैं. वो जितनी आप चीजें इसमें लिख सकें वो लिखें, जो पॉसिबल नहीं है उनको आप स्किप कर दें इस स्टेज पे, इस लेवल पे. देन एम्स, एम क्या है, व्हाट आर द एम्स ऑफ योर कोर्स. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स पढ़ा रही हूँ उसका एम क्या है, अगर जनरल कोर्स पढ़ा रही हूँ तो उसका एम क्या है, और उस कोर्स के एम के हिसाब से यहाँ पे मैं कोर्स का एम अगर लिख दूं तो यहाँ पे मटेरियल्स का एम क्या है, जो उस बुक में एम दिया हुआ है वो क्या है. तो आपने क्या करना है असाइनमेंट के लिए, आपने निकालने हैं ये एम्स ऑफ जनरल इंग्लिश फ्रॉम द नेशनल करिकुलम, जो आपके ओवरऑल ब्रॉड उसके ऑब्जेक्टिव्स है ना, यहाँ पे आपने वो निकालने हैं, और फिर आपने देखना है कि बुक के ऑब्जेक्टिव्स या बुक के एम्स जो हैं वो उससे कितना मैच कर. ओके, इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन डू यू रिक्वायर. ये सारी चीजें जो है ना, स्ट्रक्चरल, नोशनल, फंक्शनल, डिस्कोर्स बेस्ड, ये सारी आपने चैप्टर वो सॉरी उसमें से नेशनल करिकुलम में से निकालनी है कि नेशनल करिकुलम लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करता है और बुक में किस किस्म की लैंग्वेज दी गई है, फिर लैंग्वेज के कौन से पॉइंट्स इसमें करिकुलम में दिए हुए हैं, और बुक या मटेरियल्स में कौन कौन से आपने जो बुक सेलेक्ट की उसमें क्या कवर हुए हैं, फिर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की डिस्क्रिप्शन कैसी है,
नेशनल करिकुलम में और बुक में कैसी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये होगा पॉइंट कि जो है कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्क ऑन ईच मैक्रो स्केल अगर किसी तरह से दिए, इनमें से कुछ पॉइंट्स को ना जिस तरह ये आप मर्ज कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज के पॉइंट्स को आपको लगे कि वो एक ही तरह की बात कर रहे हैं, बुक में उतनी मैक्रो स्किल्स की बात पे आप इकट्ठा उसको बता दें कि जी पूरे नेशनल करिकुलम में इस तरह की बात दी गई है और बुक में इस तरह की बात दी गई है। ओके, इसी तरह से माइक्रो स्किल्स अगर उसमें दी हुई है, रीडिंग की खासतौर पे, जैसे स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इस तरह की चीजें, और मटेरियल्स में उसके बारे में क्या लिखा गया है। अगर कुछ नहीं दिया गया तो आप बताएं कि जी नेशनल करिकुलम में इसका कुछ नहीं दिया गया, या अगर नेशनल करिकुलम में दिया गया तो आप बताएं कि बुक में इसका कुछ नहीं दिया गया। उससे क्या होगा, यहाँ पे खाली ये भी लिखने से कि जब मैंने आपको असाइनमेंट में एनालिसिस कहा है ना कि व्हाट डू यू चेंज इन द बुक, तो वो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट होगा कि व्हाट टेक्स्ट टाइप्स शुड बी इंक्लूडेड। तो किस तरह के टेक्स्ट टाइप जो हैं वो आपके नेशनल करिकुलम में होगा, उन्होंने लिखा होगा कि ग्रेड 2 के लिए कौन से अप्रोप्रिएट हैं, ग्रेड 4 के लिए कौन से अप्रोप्रिएट हैं, 6 के लिए कौन से अप्रोप्रिएट हैं, वो आपको उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा। और फिर आप बुक को खुद एनालाइज करें कि उसमें किस तरह के टेक्स्ट टाइप दिए हुए हैं, पोएम्स दी हुई हैं, खाली एसेज दिए हुए हैं, स्टोरीज दी हुई हैं, आर देयर अदर काइंड्स ऑफ टेक्स्ट, या आप किस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट मैटर एरियाज जो हैं वो तो आपका इंग्लिश ही है। तो ये नहीं, आप देखें कि जनरल कोर्स के लिए है ना, तो आप अगर मेडिसिन का कोर्स बना रहे हैं, बायोलॉजी का बना रहे हैं, साइंस का बना रहे हैं, मैथ्स का, तो आप उसमें जो है स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ नॉलेज या टॉपिक्स या जिस तरह से उन टॉपिक्स को हैंडल किया गया वो आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी तो इट्स एन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, तो यू डोंट नीड टू, यहाँ पे आप बेसिकली इंग्लिश के लिख दें और यहाँ पे बुक के हिसाब से भी आप इंग्लिश में। ट्रीटमेंट ऑफ द टॉपिक्स में आप टीचिंग मेथोडोलॉजीज का अगर कुछ मेंशन है तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से की गई है, आप नेशनल करिकुलम में देखें कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहीं कुछ बताया है उस ग्रेड के लिए कि किस तरह से जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज किया होना चाहिए, और आप बुक को देखें कि उसमें मटेरियल कैसे ऑर्गेनाइज है। यूजुअली शुरू में लिखा होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, या इसमें कोई थीम्स के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कि 2-3 चैप्टर एक चीज के बारे में, 2-3 चैप्टर एक चीज के बारे में। ठीक है, कोर्स यूनिट्स कैसे किए हुए हैं, क्या उसके पैटर्न हैं उसमें आ रहे हैं, फोकस हो रहा है स्किल के हिसाब से। जैसे कुछ बुक्स में ग्रामर पे फोकस किया जाता है उनके कंटेंट को कि जी नाउन्स का, तो उस तरह का फिर टेक्स्ट के जिसमें नाउन ज्यादा हो वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कोई ना कोई उसका कोई भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट डाला जाता है और बाद में नहीं होता। तो किस तरह के नेशनल करिकुलम में दिए गए हैं और फिर यहाँ आपने लिखना है बुक में किस तरह के दिए गए हैं, क्योंकि हम मैचिंग कर रहे हैं ना बेसिकली। फिर सीक्वेंस, अगेन सीक्वेंस आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर सीक्वेंस का भी आ रहा है, क्या उसमें वैरायटी आ रही है, क्या उसमें रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यूनिट 1 में आपने कोई चीज पढ़ी है, कोई कॉन्सेप्ट, तो यूनिट 8 में वही कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़े मगर उसको नए तरीके से पढ़ें, तो क्या आप यूनिट 1 और यूनिट 8 में कनेक्शन पैदा कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। बुक में क्या इस किस्म की कोई चीज है आप लोगों ने लिखना है। सो दिस इज हाउ यू गो थ्रू द एंटायर मटेरियल्स चेकलिस्ट। ठीक है, मेथोडोलॉजी की चीज़ों में आ जाए। मेथोडोलॉजी अगर इसमें कोई ऐसी है कि टीचिंग लर्निंग की थेरीज के बारे में अगर करिकुलम में दी हुई है तो वो आप लिखें, और आपको बुक की भी मेथोडोलॉजी कोई ना कोई शुरू में दी होती है कि इस बुक को आपने टास्क बेस्ड लर्निंग या कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट के हिसाब से ज़्यादा पढ़ाना है। फिर लर्नर्स के एटीट्यूड, जो एक्सपेक्टेशन अबाउट लर्निंग लैंग्वेज, वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या कोई भी आपके जानने वालों में इस तरह के लर्नर्स हैं, जिस तरह ग्रेड 5 के लर्नर्स हैं, उनके एटीट्यूड्स यहाँ डाल दें, और उस बुक में किस किस्म के एटीट्यूड्स वहाँ लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए, टास्क किस तरह के दिए गए हैं नेशनल करिकुलम में, और टास्क किस तरह के दिए गए हैं बुक में, क्या इसमें कोई मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही, होल क्लास, ग्रुप या इंडिविजुअल टास्क हैं, इसमें इसकी प्रोविजन है या नहीं है, ये चीजें आप लोग इसमें डालेंगे। ओके, टीचिंग टेक्निक्स जो हैं ये सारी, क्या ये सारी टेक्निक्स जो हैं नेशनल करिकुलम में मेंशन्ड हैं, और क्या बुक में भी इसकी प्रोविजन है या नहीं है। सो बेसिकली आपने ये पूरी चेकलिस्ट जो है वो मैच करनी है अपनी उस बुक के साथ। फिर हाउ फ्लेक्सिबल डू द मटेरियल्स नीड टू बी, नेशनल करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या कहा गया है और उस बुक में फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में क्या कहा गया है। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कैन द यूनिट्स बी यूज्ड इन डिफरेंट ऑर्डर्स, या उसको उसी ऑर्डर में रखना होगा, लिंक हो सकता है मटेरियल का, कंपोनेंट्स का, कोई इसकी एक्स्ट्रा कैसेट्स हैं या नहीं है। ठीक है, और कैसेट्स के बगैर आप टीचिंग कर सकते हैं नहीं, जैसे सीडीज मिलती हैं आजकल। अब ये ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कुछ इस तरह की सीडीज हैं कि विदाउट द सीडीज यू कैन नॉट टीच द मटेरियल, या फिर ये कि उसमें जो भी जिस तरह से भी आप उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें। प्राइस रेंज भी उसमें इवन उन्होंने दे दी है, और क्या मटेरियल रेडिली अवेलेबल हैं या नहीं है। जिस तरह लाहौर में कुछ बुक्स होती हैं, दे आर अवेलेबल ओनली एट सर्टेन बुक शॉप्स, बाकियों पे वो नहीं है। So this is basically what you need to do, and what has to be completed in your final assignment. Final assignment जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, आप लोगों ने
उसको मैंने आपको मॉडिफाइड वर्जन उसका थोड़ा शो किया हुआ था। तो I'll share it with you again ताकि आप लोग जो है इस हैंड आउट के बाद भी उसको एक नज़र देख लें। So this is the final assignment, जिसमें ये देखें ये ग्रे नंबर ऑफ पेजेस बुक्स, इसको मैंने बड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है और आप लोगों ने पहले वो टेबल कंप्लीट करना है, इवैल्यूएट द बुक इन द लाइट ऑफ द मटेरियल इवैल्यूएशन चेकलिस्ट। ये आपने वो पूरा जो मैंने आपको कहा है कि अपनी बुक और नेशनल करिकुलम की मैचिंग करनी है, वो आप लोगों ने स्टेप 2 और स्टेप 3 में कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं 4, 5, 6 एंड 7 वो आप लोगों ने जो है वो खुद से उसमें से जो आप लोग मैचिंग कर चुके होंगे उसके हिसाब से आप लोगों ने इस पे मुझे अपनी ओपिनियंस की बेस पे नोट्स लिख के देने हैं। जहाँ पे वर्ड लिमिट लिखी है वहाँ पे उसी वर्ड लिमिट के हिसाब से, और जहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं लिखी वहाँ पे आप जितना मर्जी उसको लंबा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। चेकलिस्ट आप लोगों ने कंप्लीट कवर करनी है। सो दिस वाज योर हैंड आउट अबाउट मटेरियल्स इवैल्यूएशन and this is your final assignment based on that. तो I hope you understand it, और इसके बारे में कुछ अगर questions वगैरह होंगे so we can discuss it in the WhatsApp group. I hope it was very clear, and take your time and go through this entire video lecture twice at least ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए, and then we can discuss. Okay, take care everyone. Allah Hafiz.